उसके लिए हम यहाँ से प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। तो जैसे हमारा पहला प्रैक्टिकल हुआ स्वर से कल्पना, तो उसके अंदर बताया था अदरक का या तुलसी का या घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा का स्वरस निकालिए। तो अप्रोक्सीमेटली 10 या 15 स्टूडेंट्स ने मुझे ये प्रैक्टिकल करके भेजा है। तो बहुत ही सिंपल था, हमारे घर में अदरक रहता है, आप बस उसको पीस के निचोड़ के उसका रस निकाल के वीडियो बना के भेज दीजिए। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो भी कर लीजिए, 5 मिनट का काम है ये। स्वरस जो निकालना है, किसी भी वनस्पति का रस निकालना है, तो उसकी भी अलग अलग बहुत सारी 4 प्रकार की मेथड्स होती है। तो बाकी की 3 मेथड जो है वो तो आप यहाँ पे आएंगे तब सिखाई जाएगी, लेकिन जो सिंपलेस्ट मेथड है, सिर्फ उसको पीस के निचोड़ के रस निकालना है, तो ये अदरक में, तुलसी में, एलोवेरा में पॉसिबल है। तो ये आप करिए, और 5 मिनट का प्रोसीजर है, 1 मिनट या 2 मिनट का वीडियो बना के भेज दीजिए। दूसरा प्रैक्टिकल आज शुरू करेंगे, तो जिसके अंदर जो है हमें क्षार बनाना है। जो क्षार होता है, ये क्षार हम दवाई के तौर पे यूज करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी वनस्पतियां जो आप द्रव्य गुण में पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सभी स्टार्ची वनस्पति रहती है ना, बहुत सारा स्टार्च होता है उसके अंदर। दूसरे औषधीय गुण होते हैं, तो जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, या दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं कुछ, इसमें एसिड्स होते हैं जो एपेटाइजर का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं। लेकिन ऐसी कुछ वनस्पतियां होती है जिनके अंदर क्षार बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अभी ये क्षार क्या है, ऑलमोस्ट आप सभी को पता रहेगा कि वो एक अल्कली है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हैं स्कूल में, तो आपको एसिड, न्यूट्रल और बेसिक इतना तो पता रहेगा। आप पीएच नापते हैं तो वो बेसिक में जो पीएच जो है वो एसिडिक है या बेसिक है ना। तो ये जो क्षार है वो अल्कली होता है, और बहुत सारे अलग अलग तरह के क्षार होते हैं। तो जब हम क्षार जो है थियरी चैप्टर में पढ़ेंगे, उस समय पे मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा कि अगर आपने इसमें से क्षार निकाला है किसी वनस्पति में से, तो वो कौन सा क्षार है, केमिकली वो क्या है, वनस्पति के अलावा और भी कहाँ कहाँ से हम क्षार ले सकते हैं। लेकिन हमें इसका यूज कहाँ पे करना है वो पहले बता देता हूँ आज। तो आप जो भी क्षार इसमें से निकालेंगे, वो क्षार जो है वो खाने की दवाई में यानी कि ओरली मुंह के द्वारा लेने की दवाई में उपयोग में आता है, बाहर कहीं पे लगाने की दवाई में भी उपयोग में आता है। तो आपका फर्स्ट ईयर का ही एक रेफरेंस लेके मैं आपको बताता हूँ। आपने फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय पढ़ी है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान आपने पढ़ाई की है। तो उसमें प्रोबेबली 12th या 13th चैप्टर में कहीं पे आता है कि मांस वृद्धि भवान रोगान शस्त्र क्षाराग्नि कर्म भी, है ना, एक ऐसा लाइन आता है। तो मांस धातु के जितने भी रोग हैं जो मांस धातु की वृद्धि की वजह से हुए हैं, उन सभी को ठीक करने के लिए या तो शस्त्र यानी कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है आपने डिसेक्शन करते वक्त, है ना, तो ब्लेड यूज करते थे आप। फिर उसके जैसे अनेक शस्त्र है, आप फोर्थ ईयर में पढ़ेंगे। शस्त्र के बाद है क्षार, शस्त्र क्षार अग्नि कर्म, है ना। तो क्षार, तो वहां पे जो क्षार अप्लाई करना है, जो बाहर से अप्लाई करना है, वो ये वाला क्षार है। अभी आज हम जो बनाएंगे, या 1 वीक में 2 वीक में अगर हम जो बना लेंगे, वो ये वाला क्षार है। फिर उसी को पानी के अंदर मिक्स करके घोल के पीने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में भी दवाई के स्वरूप में लिया जाता है। और फिर है शस्त्र क्षार अग्निकर्म, तो वहां पे अग्निकर्म या मॉडर्न में हम जिसको बोलते हैं कॉटराइजेशन वगैरह चीजें वहां पे उपयोग में आएगी। तो वो एक सेकेंडरी थिंग है, आप आगे जाके शल्य चिकित्सा जब फोर्थ ईयर में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्षार के ऊपर फोकस करेंगे। तो अभी जो है हमारे सिलेबस की ओर जाते हैं, और हमारे सिलेबस में ये क्षार निर्माण कहाँ पे है ये देखते हैं। तो जैसे कि आप ये हमारा सिलेबस कॉपी देखेंगे, तो उसमें पेपर 1 तो पूरा जो है रसशास्त्र के बारे में है। जस्ट अ मिनट। तो हमारा जो ये सिलेबस है इसके अंदर पेपर 1 जो है
रसशास्त्र, इसके तो सारे ही प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जो आप खुद से नहीं कर पाएंगे, घर पे नहीं कर पाएंगे, तो उसमें से कुछ मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन पेपर टू, यानी कि भैषज्य कल्पना, अभी इसको थोड़ा जूम करते हैं। भैषज्य कल्पना, तो इसके अंदर जो है यहाँ पे भैषज्य कल्पना का पार्ट ए, तो यहाँ पे आता है आपका क्षार कल्पना। जो ये चैप्टर है, पंचविध कषाय कल्पना एंड अधर कल्पना, ऐसा चैप्टर है, सिक्स चैप्टर। उसके अंदर क्षार कल्पना और क्षार सूत्र, ये बहुत ही फेमस वर्ड है, क्षार सूत्र शायद आपने सुना भी होगा। तो ये क्षार कल्पना यहाँ पे आता है, वहां से हमने उठाया है। अभी बीच में से ऐसे उठा लिया है ना, किसी भी एक चैप्टर में से कोई भी एक टॉपिक उठा लिया। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जो आप खुद से घर पे कर पाएंगे, ऐसा है ना, और बहुत ही इजी है। तो आप अच्छे से सीख लीजिए इस प्रैक्टिकल को, आज सुन लीजिए, समझ लीजिए। और ये सिर्फ थियरी में है ऐसा नहीं है, आगे जब हम जाते हैं प्रैक्टिकल पैसेज कल्पना आता है, यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल पैसेज कल्पना, तो उसके अंदर भी वो आता है। तो यहाँ पे क्षार मिलेगा हमें कहीं पे, हाँ ये 24 नंबर पे हमें क्षार मिलता है। तो यहाँ पे है अपामार्ग क्षार, स्नोही क्षार, दो तरह के क्षार, और तीसरा है क्षार सूत्र। क्षार सूत्र है वो तो आप खुद से नहीं बना पाएंगे, है ना, वो तो काफी अलग टेक्निक है, वो सीखेंगे। लेकिन पहले हम कुछ क्षार बनाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे सीसीआईएम ने हमें सिलेबस में ही दिया है कि अपामार्ग का क्षार और स्नोही का क्षार। तो हमने सिर्फ उन दो के ऊपर डिपेंडेंट ना रह के कुछ और भी क्षार बनाए, कुछ और भी क्षार बनाने के लिए प्रिपरेशन की। तो सबसे पहला हमने लिया ये अपामार्ग। अपामार्ग आप द्रव्य गुण में शायद पढ़ चुके हैं, या तो अब जल्दी ही पढ़ेंगे, क्योंकि ए से स्टार्ट होता है ना, अपामार्ग अ से स्टार्ट होता है। तो आपके द्रव्य गुण के लिस्ट में भी ये ऊपर ही होगा। तो अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो अब जाके पढ़ेंगे। फिर अपामार्ग के बाद है थूहर या फिर सेहुंड। ये शायद आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, हमारे कॉलेज के बाहर आर के यूनिवर्सिटी के आसपास, यूनिवर्सिटी के पास में भी ये बहुत होता है। फिर है पलाश। पलाश यानी कि ढाक, टेसू, केसुड़ो, खाकरो, है ना। तो ये भी आप में से बहुत लोगों ने देखा ही होगा और यूज भी किया होगा शायद, होली के समय पे रंग बनाने के लिए। फिर है अरडुसी या वासा। वासा नाम से आप परिचित हो तो अच्छी बात है, वरना अरडुसी के तौर पे घर के आसपास हमें ये बहुत ही मिल जाता है, घर के आसपास, मंदिर के आसपास ये होता है। फिर है केला। ये तो किसी ने नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता, सभी ने केला जो है खाया रहता है, उसका फल जो है खाया रहता है। पेड़ भी आप में से ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा। केल या केले का जो पेड़ है, ये जो है उसका कर्सर जहाँ पे आपको दिख रहा है वो उसका फल है, ये इसका फूल है। काफी बड़ा फूल होता है, केले से भी ज्यादा बड़ा फूल होता है। तो अभी आपको करना क्या है, इन सभी वनस्पतियों को कलेक्ट करना है। अभी मैं आपको आपका प्रैक्टिकल प्रोसीजर जो है वो समझाता हूँ। तो आपको इनमें से पांच में से पांच वनस्पति मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। पांच की पांच नहीं मिलती, चार मिलती है, तीन मिलती है, दो मिलती है, एक कोई भी चलेगी, है ना। एटलीस्ट एक वनस्पति तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं पे। तो वो आपको कलेक्ट करनी है, जो हरी भरी अच्छी होगी, जिसके पत्ते हैं, जिसकी छाल है, किसी कीटक ने खाए नहीं, ऐसा खराब ना हो, है ना, ऐसा अच्छा वाला ले लीजिए। अभी की जो सीजन है तो ये तो अच्छी सीजन है, वहां पे पतझड़ में काफी पत्ते सूखे हुए भी मिल जाएंगे आपको, तो क्षार बनाने में वो ज्यादा यूजफुल हो जाएंगे। अगर हरे पत्ते हैं तो फिर क्या होगा, हमें उसको सुखाना पड़ेगा थोड़ा। तो अभी मैं आपको उसका थोड़ा थोड़ा परिचय करवाता हूँ, वैसे बहुत ही डिटेल में परिचय आप इसका द्रव्य गुण में तो सीखेंगे ही। तो ये जो अपामार्ग है, ये एक तरह का ऐसा घास के टाइप बहुत जगह पे उगता रहता है, जिसे कोई यूज नहीं करता, ऐसा वाला है ना, तो एकदम बंजर बेकार जमीन पड़ी रहेगी, वहां पे ये वनस्पति बहुत मिल जाती है। और अगर आप गुजरात के अंदर है तो आपको इसका नाम याद रखना है, अघेड़ो। ये गुजराती नाम है, अघेड़ो। अगर आप गुजरात के बाहर है तो आप इसका हिंदी नाम याद रख सकते हैं, चिरचिटा या फिर उल्टा काटा। तो अभी जो है आप कहीं पे अगर वनस्पति कलेक्ट करने जाएंगे और आपको वनस्पति पहचान करना नहीं आता, तो क्या कर सकते हैं, बहुत इजी रास्ता है, दूसरे लोगों को पूछना है, जो भी जानकारी रखते हैं वनस्पति की, कि आसपास में अगर आपको लगे लगे ये फोटो देख के
या गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, एकरेंथस एस्पेरा, या दूसरे भी अगेड़ो या उल्टा काटा या अपामार्ग। यूट्यूब पे सर्च करिए, वो बहुत ही ईजी रहता है, गूगल से में सर्च करने से भी बेहतर होता है, यूट्यूब पे सर्च करिए तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे समझने के लिए। तो ये देखिए, कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि गांव में या गांव आसपास, सिटी के आसपास भी सब लोगों को ये पता होता है, अघेड़ो मतलब क्या होता है, उल्टा काटा मतलब क्या होता है। इसमें उल्टा काटा होता है, आप अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ हाथ फेरेंगे तो कांटे नहीं लगेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हाथ फेरेंगे तो आपको कांटे चुभेंगे। वैसे बहुत नुकीले कांटे नहीं होते, लेकिन चुभते हैं थोड़ा। तो ये जो है अघेड़ो या उल्टा काटा या चिरचेटा, यही है हमारा अपा मार्ग। वैसे जब हम द्रव्य गुण में, अगर हम किसी ड्रग को कलेक्शन करेंगे, तो द्रव्य गुण के अंदर तो ऐसा रहेगा कि आपको उसके स्पेसिफिक प्रयोज्य अंग को कलेक्ट करना है। जैसे कि सिर्फ पत्ते को कलेक्ट करना है, या सिर्फ फूल को कलेक्ट करना है, सिर्फ फल को, या सिर्फ मूल को। वैशेज्य कल्पना में भी ऐसा ही होता है। जैसे कि बहुत जगह पे बताया गया है कि समझ लीजिए एक वनस्पति है चित्रक, तो वहां पे ऐसा बताया रहता है कि जो चित्रक है उसकी जड़ ले लीजिए, यानी कि उसका मूल, उसका रूट ले लीजिए, फिर उस जो जड़ है उसकी भी सिर्फ छाल ही लीजिए। तो वहां पे फॉर्मुलेशन में ऐसा लिखा रहता है कि चित्रक मूल त्वक, चित्रक के मूल की त्वक, मूल की छाल, वो ही हमें लेनी है। तो ऐसे बहुत ही डिटेल हम वैशेज्य कल्पना में तो पढ़ेंगे ही आगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए बहुत इजी है। क्षार बनाने में ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती। आप उसका फल ले लीजिए, आप उसका फूल ले लीजिए, आप उसके पत्ते ले लीजिए, उसकी अगर बड़ा पेड़ है तो उसकी छाल ले लीजिए, उसके मूल ले लीजिए, कुछ भी चलता है। क्षार बनाने में है जो है उस द्रव्य का कोई भी अंग चलता है। तो अक्सर क्या करते हैं लोग क्षार बनाने में पंचांग का, वनस्पति के पांचों अंग का उपयोग कर लेते हैं, मतलब जो भी मिलता है वो ले लेते हैं। तो ये अपामार्ग या जो अघेड़ो है वो आप कलेक्ट कर लीजिए। फिर थूहर है ना, तो थोर है, कांटे वाली वनस्पति है। अगर आप इसको कलेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ख्याल से कलेक्ट करिए, कांटे लगे नहीं इसलिए। दूसरा, इसको सूखने में भी बहुत समय लगता है। हालांकि इसमें क्षार बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, क्षार इसमें से बहुत अच्छा क्वांटिटी में मिलता है हमें, लेकिन इसको सूखने में समय लगता है। हम इसको कलेक्ट करके ऐसे ही धूप में डाल देंगे तो ये 6 महीने में भी नहीं सूखेगा, लेकिन अगर हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर धूप में डालेंगे तो 1-2 हफ्ते में सूख जाएगा ये। तो ये जो है, आपको थूहर भी अलग अलग तरह के थूहर मिलेंगे आपको, लेकिन ये वाला जो फोटो में दिख रहा है ऐसा वाला कलेक्ट करिए, उसी को हम सेहुंड हिंदी में बोलते हैं, या संस्कृत में स्नू ही बोलते हैं। फिर है ये पलाश। पलाश आप सभी जानते होंगे प्रोबेबली, है ना, जिसको हम केसुड़ो बोलते हैं, या खाखरो बोलते हैं, या ढाक या टेसू हिंदी में जो बोलते हैं, ढाक या टेसू बोलते हैं। तो ये ले लीजिए आप, इसके फूल, इसके इसका जो अगर पेड़ आपको मिल जाए तो उस पेड़ की छाल ले लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए वो। फिर है अरडुसी या फिर वासा। वासा या अरडुसी आपको एक ऐसा इसका पौधा मिल जाएगा 8-10 फुट, 8 फुट 10 फुट उतनी हाइट वाला। तो इसके पत्ते ले लीजिए, या पूरा ही इसका जो है टहनी 2-3-4 ले लीजिए, इस तरह से कलेक्ट कर लीजिए, ये आपको बहुत ही ज्यादा मिल जाता है। और अगर आपको पॉसिबल है, कहीं पे मिलता है, तो केला या केले का कंद भी ले सकते हैं। केला वैसे कंद जो है लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या है फिर वो पेड़ ग्रो नहीं कर पाता ना। इसलिए अगर किसी पेड़ की उम्र खत्म हो गई है तो फिर हम उसका कंद कलेक्ट करते हैं, या फिर उसमें फल आके गए हैं तो फिर हम उसका कंद कलेक्ट करते हैं। या फिर बेहतर है कि आप अरलूसी कलेक्ट करिए, ये मतलब वासा या फिर पलाश, है ना। तो इसमें से जो कुछ भी है कलेक्ट कर लीजिए, आपको जो भी मिलता है, जो भी द्रव्य आपको मिलता है कलेक्ट कर लीजिए। कितना कलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी है ना, वो बहुत जरूरी है। क्वांटिटी आप इतनी कलेक्ट करिए कि जिसको पूरा पूरा जला देंगे, उसकी राख बना देंगे, तो वो राख जो है आपको 500 ग्राम मिले, आधा किलो उसकी राख मिले, उतना आप कलेक्ट करिए। तो डेफिनेटली आपको 500 ग्राम से काफी ज्यादा ही मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा। 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, है ना, 5 किलो, जितना भी आपको मिले। अगर एक साथ में नहीं हो पाता तो रोज थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कर लीजिए, आज कल परसों 4-5 दिन में कलेक्शन हो जाएगा, और इसी तरह से आप वनस्पति को भी थोड़ा थोड़ा पहचानने भी लगेंगे। तो
सिंपली आपको प्रोसीजर पता चल गई है कि पहले ये वनस्पति कलेक्ट करनी है, बाद में उसको जला देना है, जला के पूरा राख कर देना है। तो ऐसी किसी खुली जगह में जाइए, छत पे जाइए, बाहर मैदान में जाइए, और किसी एक बर्तन के अंदर डाल के जलाइए, कोई भी एक बड़ा बर्तन लेके, ताकि आप उसकी राख जो है अच्छे से कलेक्ट कर सके। ऐसे ही जमीन पे डाल के या ऊपर छत पे डाल जाके अगासी पे जाके जला दिया, तो उसकी राख कलेक्ट करने में मुश्किल आएगी आपको। उसकी राख जो है उसका हमें यूज करना है क्षार बनाने में। तो वो जब जल जाएगा, उसकी ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, फिर हम उस राख में से क्षार निकालेंगे। तो वो राख में से क्षार कैसे निकालना, वो फिर मैं आपको किसी और लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि आज भी हमें हमारे यंत्र वाले टॉपिक पे भी आगे जाना है। तो अभी का इस वीक का काम मैंने आपको बताया है। तो आज हुआ है आई थिंक शुक्रवार है ना, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, या फिर सोम, मंगल, बुधवार तक भी, लेकिन आप ये करिए, कलेक्शन करिए। हर एक जो स्टूडेंट है अपना अपना खुद का कलेक्शन करिए। अगर आप कोई स्टूडेंट्स जो है आसपास में रहते हैं, पास पड़ोस में, या अच्छे दोस्त है, आना जाना है, तो दो तीन स्टूडेंट्स मिलके भी कलेक्शन करिए, नो प्रॉब्लम है ना। लेकिन कलेक्शन करिए, कलेक्शन करके उसके फोटो निकालिए, कुछ वीडियो निकालिए, मुझे भेजिए। पहचान हो सकती है, आप निकिता मैम को पूछ सकते हैं, तो पहचान हो सकती है। और बाद में जब डेफिनेट हो जाए कि हाँ ये अपामार्क ही है, हाँ ये वासा ही है, एक तय हो जाए, फोटो वीडियोस भी आप उसने आपने उसके निकाल लिए हैं, सेव कर लिए हैं, उसके बाद उसको जला दीजिए। जब आप उसको जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, उस समय का वीडियो जरूर रिकॉर्ड करिए। चाहे वो 2 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, जो भी हो, लेकिन उस समय का वीडियो जरूर रिकॉर्ड करिए। और एक सीधी सी बात है कि जब ये सूख जाए तब जलाइए, है ना। अगर हरा भरा है तो जलाने में मुश्किल होगी, फिर उसमें हम पेट्रोल केरोसिन डाल के तो जला नहीं सकते उसको, है ना। शायद हो सकता है कि कुछ हम तेल डाल के जलाए, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है ऐसा कुछ करने की। सिंपली वो सूख जाएगा तो वो जल ही जाएगा, और बहुत बढ़िया जलता है। तो अब उसको जला लीजिए अच्छे से। और आप अब खुद मत जल जाइए उसमें, है ना, आपको कहीं पे जलन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ख्याल रखिए। जो जलने का प्रोसीजर है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर करिए, और वीडियो के एंड में दिखे कि उसमें जो है अभी सिर्फ राख बची है। तो ये राख बनाने तक आप प्रोसीजर करिए। अगर इसमें से जैसे कि कोई थूहर कलेक्ट करता है ना, ये सेहुंड या स्नूही, अगर कोई स्नूही लेता है तो उसको सुखाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। जैसे कि अ, 2 उंगली की लंबाई का, 3 उंगली की लंबाई का, ऐसे एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, और धूप में डाल दीजिए। अभी आज तो 2-3 दिन बारिश का फोरकास्ट है, लेकिन सोमवार से ये खुला वातावरण हो जाएगा, धूप अच्छी मिलेगी। तो उसको सुखाना पड़ेगा आपको काफी ज्यादा। बाकी ये जो अपमार्ग है या वासा है वो तो तुरंत ही सूख जाएंगे। तो उसको सुखाने के बाद उसको जला दीजिए। और इस महीने में, दिसंबर महीने में, हम जो है क्षार रेडी कर देंगे। तो जला के राख बना लीजिए। और इसमें आज मैंने जो समझाया है उसमें कुछ भी समझ में ना आए, ना ही आया हो, ऐसा कुछ है तो आप मुझे पूछ लीजिए फिर से, है ना, कभी भी पूछ सकते हैं दोबारा भी। फिर हमारा ये जो क्षार का प्रैक्टिकल है वो दूसरा हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सर, हमारे यंत्र। हाँ पूछिए। अगर हम अरडूसी लेते हैं तो उसके हाँ सिर्फ पत्ते और छाल दोनों ली तो दोनों साथ में जलाते हैं, चलता है? हाँ, सब कुछ साथ में ही जला देंगे। ओके। ओके, तो और भी आपको शायद कहीं ना कहीं, आप सचमुच में काम कर रहे हैं तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, पूछते रहिए। फिर अभी हम आगे बढ़ेंगे हमारे चैप्टर यंत्र की ओर। और हाँ, ये जो प्रैक्टिकल्स है मैंने आपको करवाए हैं अभी यहाँ पे ऑनलाइन सिखा के, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो गए। मैं आपको यहाँ पे फिर से करवाऊंगा प्रैक्टिकल, मैं करवाऊंगा या होगा से सर करवाएंगे, है ना, जो भी है। लेकिन प्रैक्टिकल्स होंगे फिर से यहाँ पे, गाइडेंस में भी होंगे आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में। लेकिन अभी आप शुरू करिए तो थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू हो जाएगा। अभी हम सर, हमारा हाँ कहिए। बनाना प्लांट की लीफ ही लेनी है ना सिर्फ? हाँ चलेगा, लीफ लेंगे तो चलेगा। वैसे उसका ओ, कंद यूज करते हैं, उसका जो रूट है वो यूज करते हैं। लेकिन आप लीफ लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें से थोड़ा कम क्षार मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अभी हमारा आज भैषज्य कल्पना छोड़ के वापिस आ जाते हैं रसशास्त्र की ओर। हमारे पेपर 2 में से वापिस आ जाते हैं पेपर 1 की ओर।
तो यहाँ पे यंत्र प्रकरण हमारा शुरू था। हमें जो है सभी रसशास्त्र के इंस्ट्रूमेंट्स सीख रहे हैं। उसके अंदर हमने पहले सबसे पहले देखी थी व्युत्पत्ति, ये यंत्र की। यंत्रते नियम्यते वद्यते रक्ष्यते वा। जो भी कोई भी ऐसा apparatus है, इक्विपमेंट है, जो कुछ भी है, जो यंत्रण करता है, नियमन, वध या रक्षण भारत का सब करता है, तो उसको यंत्र बोलते हैं। ऐसी व्युत्पत्ति ग्रामेटिकल डेफिनेशन हमने देखी थी। अभी जो है उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है, ये भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये इसका श्लोक भी रिसाइट करके भेजा है, तो ये अच्छी बात है। तो स्वेदादि कर्म निर्मातु, मतलब स्वेदादि, स्वेदन आदि बहुत सारे जो कर्म है जिसका उपयोग करके कर सकते हैं, और पारद की यानी कि मर्क्यूरी की मोबिलिटी को, उसकी जो चंचलता है उसको हम काबू में ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे सभी एपरेटस को, इंस्ट्रूमेंट्स को हम यंत्र बोलेंगे। कल एक और बोला था, इसका रेफरेंस कल नहीं लिखा था तो आज लिख लिया है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, या बुक में भी दिया है। रसरत्न समुच्चय 9वां चैप्टर का दूसरा श्लोक है। फिर एक और छोटी डेफिनेशन कल नहीं बताई थी, वो ये है आनंद कंद, इस बुक में से ली गई है। तो रसो नियंत्रते येन यंत्रम तत् इति उच्यते। जो रस को नियंत्रित करता है उसको यंत्र बोलते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है। रस को यानी कि पारद या मर्क्यूरी को जो उसको कंट्रोल करता है उसको यंत्र बोलते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन जो है याद रखने से बेहतर है आप स्वेदादि कर्म वाली डेफिनेशन ही याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी की कौन सी क्वालिटी को कंट्रोल करना है वो भी बताया है ना, कि मर्क्यूरी की मोबिलिटी को, उसकी जो चंचलता है उसको हमें कंट्रोल करना है। वो अगर कंट्रोल में आ गई तो फिर उसमें से हम दवाइयां बना पाएंगे और उस दवाई का यूज कर पाएंगे। तो ये एक और डेफिनेशन है। फिर उलूखल यंत्र के बारे में कल हमने देखा था। जो बुक में जो डायग्राम दिया गया है वो उसकी मेजरमेंट्स के साथ है, और हमारे पास लैब में जो है उसका भी फोटो दिखा आपने। और यहाँ पे जो है पाउंडिंग या कुट्टन कर्म होता है। तो ये कुछ एक वर्ड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, पाउंडिंग प्रोसीजर यानी कि कुट्टन कर्म या फिर कूटने का काम। तो वो यहाँ पे किया जाता है, और बड़े टुकड़ों में से छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, उसमें से चूर्ण बनाया जाता है। आपने कल वीडियो में भी इसको देखा था, श्लोक भी कल हमने पढ़ा था। आप फिर से इसको पढ़िए, है ना। आप श्लोक ये पूरा का पूरा रिसाइट करने की, बायहार्ट करने की जरूरत है ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी इस श्लोक को अगर आपको कोई पूछे कि ये श्लोक इसको समझाओ, तो आपको समझाना आना चाहिए। तो इसको रिवाइज करिए, कल के लेक्चर के वीडियो में भी देख लीजिए, फिर से देखना है तो। अभी उससे आगे बढ़ते हैं हम खल्व यंत्र की ओर। तो दूसरा जो यंत्र है वो है खल्व यंत्र। इसको बहुत बार खल्व यंत्र ऐसा बोलने के बदले सिंपली खरल ऐसा भी बोलते हैं। तो खल्व यंत्र या फिर खरल। खल्व यंत्र एक ऐसा एपरेटस है जो पाउंडिंग के काम में नहीं, लेकिन ग्राइंडिंग के काम में आता है। तो उसको जो बोला था हमने, पाउंडिंग को कुट्टन कर्म, तो इसको बोलते हैं पेषण कर्म। पेषण कर्म या फिर पेषण आदि कर्म, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्राइंडिंग नहीं होता, लेविगेशन भी होता है यहाँ पे। ग्राइंडिंग, ट्रिचुरेशन, लेविगेशन, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो वो सभी क्या है वो भी देखेंगे आगे। तो यहाँ पे हमें पेषण आदि कर्म या फिर पेषण कर्म और भी दूसरे कर्म इसके अंदर हम कर सकते हैं। और खल्व यंत्र जो है वो भी सिर्फ एक तरह का नहीं होता, वो भी अलग अलग बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो रस द्रव्य यानी कि मर्क्यूरी और उसके अलग अलग ग्रुप्स में आने वाले दूसरे जो सभी द्रव्य है, उन सभी ड्रग्स का ग्राइंडिंग अगर हमें करना है, अगर हमें उसको कूटना नहीं है लेकिन उसको पीसना है। वैसे ये हिंदी में ये टर्म आपको काफी फेमिलियर लगेगी कि उसको कूटना है, उसको पीसना है। तो जो कूटने वाला काम है उसको बोलते हैं पाउंडिंग, जो पीसने वाला काम है उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग। तो कुट्टन और पेषण। तो खल्व यंत्र जो है वहां पे हम उसको पेषण यानी कि ग्राइंड करते हैं या ट्रिचुरेट, लेविगेट करते हैं। तो पहले उसके थोड़ा थियोरेटिकल बेस देख लेते हैं, बाद में उसके फोटो वीडियो वगैरह हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है रसरत्न समुच्चय के आधार पे खल्ल यंत्र। तो देखिए यहाँ पे भी एक अलग ही उसका शब्द आ गया। खरल नहीं है, खल्व नहीं है, लेकिन लिखा है खल्ल। तो
खल्ल भी बोला जाता है उसको लोक भाषा में, और रसरत्न समुच्चय ने भी ऐसा लिखा है, खल्ल यंत्रम। तो खल्ल यंत्र यानी कि खल्व यंत्र, त्रिधा प्रोक्तम, त्रिधा यानी कि ऑफ थ्री टाइप्स, त्रिधा यानी कि तीन तरह का, त्रिधा प्रोक्तम, तीन तरह का, प्रोक्तम यानी कि प्रोक्तम बताया गया है, रसादि सुख मर्दने, रस और एटसेट्रा द्रव्यों का सुखपूर्वक मर्दन करने के लिए। तो पहले के समय में जो है ना, मर्दन पत्थर पे करते थे, सिलबट्टे पे। आज भी हम चटनी बनाने वगैरह के लिए सिलबट्टे का यूज करते हैं। शायद अभी तो बहुत कम लोगों के घर में होता है सिलबट्टा, तो किसी किसी के किचन में होगा तो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जब आप यहाँ पे आएंगे तब आपको देखने यूज करने मिलेगा। मैं भी हो सकेगा तो उसका थोड़ा फोटो वीडियो लेके आपको दिखाऊंगा कि पत्थर पे कैसे मर्दन किया जाता है। लेकिन अभी तो हम खलवा यंत्र यूज करेंगे, तो उसमें भी पत्थर के ऊपर भी पीस के, पत्थर के ऊपर भी पीस सकते हैं ना, तो पत्थर के ऊपर पीस के भी यानी कि सिलबट्टे में पीस के भी मर्दन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम खलवा यंत्र में मर्दन करते हैं तो वो सुखपूर्वक होता है, मतलब बहुत ही इजीली मर्दन हो जाता है। इसलिए बताया गया है कि खल्ल यंत्रम रसादी सुख मर्दने, उसका काम क्या है, रसादी द्रव्यों को सुखपूर्वक मर्दन करना, इजीली उसको ग्राइंडिंग या ट्रिचुरेट कर देना है। तो यहाँ पे इस रस रत्न समुच्चय के बेसिस पे जो तीन तरह के खल्व यंत्र बताए गए हैं वो नीचे लिखे गए हैं, और इन्हीं तीनों खल्व यंत्र को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अर्ध चंद्राकार खल्व यंत्र, चंद्र कैसा गोल होता है ना, तो उससे आधा अगर हम कर देंगे, मतलब क्या होगा ये, सेमी सर्कुलर, या फिर उसको सेमी लूनर भी बोलते हैं, लूना यानी कि मून यानी कि चंद्र। तो सेमी सर्कुलर या फिर सेमी लूनर शेप का खल्व यंत्र, तो ये शेप के आधार पे उसका टाइप बताया गया है। अर्धचंद्र आकार खल्व यंत्र, वर्तुलाकार खल्व यंत्र, मतलब कि आधा सर्कल नहीं पूरा सर्कल, यानी कि सर्कुलर खल्व यंत्र, अर्धचंद्राकार, वर्तुलाकार, और तीसरा है तप्त खल्व यंत्र। तो ये जो है एक्चुअली अगेन ये अर्धचंद्राकार ही होता है, तप्त खल्व यंत्र जो है वो सेमी लूनार ही होता है, लेकिन उसके नीचे अग्नि होती है, अग्नि में उसको सतत गर्म किया जाता है, और ऐसा गरम गरम खलवा यंत्र भी गर्म होगा, उसके अंदर हमारा जो द्रव्य है वो भी सतत गर्म होता रहेगा, और गर्म होने के साथ साथ ही वहां पे ग्राइंडिंग शुरू रहेगा। तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होगी हमारी कि जहां पे हमें तब तक खलव यंत्र का यूज करना पड़ेगा, मतलब कि ग्राइंडिंग और हीटिंग दोनों ही काम साथ साथ में साइमल्टेनियसली होते रहे, ऐसा हमें करना है। तो वहां पे स्पेसिफिकली हम तब तक खलव यंत्र का यूज करेंगे, तो वो कैसा है वो सब हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके कुछ और भी टाइप्स है, वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ खलव यंत्र, तो खलव यंत्र का मटेरियल कैसा है उसके आधार पर, तो उलूखल यंत्र जो हमने कल देखा था उसमें उसका मटेरियल क्या था, लोहा था, वो आयरन में से बनाया जाता है। उलूखल यंत्र जो है वो लोहे में से या आयरन में से बनाया जाता है। हाँ, आपको लकड़ी के भी उलूखल कुछ मिल जाएंगे, पत्थर के भी उलूखल कुछ मिल जाएंगे, लेकिन पत्थर के उलूखल जो है उतने मजबूत नहीं होते। लकड़ी के उलूखल जो है वो भी कठिन द्रव्यों को तोड़ने में काम में नहीं आते। तो रसशास्त्र में जो हमें उलूखल यूज करना है वो लोहे का उलूखल ही यूज करते हैं। लेकिन उलूखल के लिए वो सही है, खलवा के लिए जो है हम लोहे का खलवा यंत्र यूज कर सकते हैं, या पाषाण, पाषाण यानी कि पत्थर का बनाया हुआ, पत्थर को ही घिस घिस के ऐसा खलव के जैसा शेप दे देते हैं, तो वो पाषाण खलवा यंत्र। और मृणमय, मृणमय यानी कि मिट्टी का, मृण यानी कि मृत, मृत यानी कि मिट्टी, तो मृणमय यानी कि मिट्टी से बनाया हुआ खल यंत्र भी यूज कर सकते हैं। तो वो सभी तो है, लेकिन हम नहीं यूज करते लोह का मृणमय का ज्यादा, हम यूज करते हैं पाषाण खल्व यंत्र, पत्थर से बनाया हुआ खल्व यंत्र ही हम यूज करते हैं। तो जो स्मॉल स्केल पे है, जैसे कि अगर मुझे कुछ 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर का काम है, तो हम पत्थर का ही खलवा यंत्र यूज करते हैं। और बहुत लोग जो है 20, 30 लीटर, 40 लीटर के यूज में भी पत्थर का खलवा यंत्र ही यूज करते हैं, क्योंकि वो प्रिफरेबल होता है। तो इस तरह के, अगर हम उसके मटेरियल का बात करेंगे तो लोहे का, पाषाण का या मृणमय का खलवा यंत्र होता है।
फिर एक और रेफरेंस है, रस तरंगिणी। तो आपने हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र में देखा है, रसरत्न समुच्चय कितने सदियों पुरानी बुक है। रस तरंगिणी सदियों पुरानी नहीं, लेकिन कुछ ही दशक पुरानी बुक है। तो उसमें दो खलवेंद्र के बारे में बताया है, वर्तुल और द्रोणियाकृति। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नया नहीं बताया, जो आगे बताया गया था अर्धचंद्राकार और वर्तुलाकार, वही चीज उन्होंने रिपीट की है। यहाँ पे क्या शब्द था रसरत्न समुच्चय में, वर्तुलाकार खलवयंत्र। तो अगेन उन्होंने लिखा है वर्तुल खलवयंत्र, दोनों एक ही है। और वहां पे उन्होंने लिखा था अर्धचंद्राकार खलवयंत्र, तो वही है द्रोणी आकृति खलवयंत्र। अर्धचंद्राकार खलवयंत्र का ही दूसरा नाम है द्रोणी आकृति खलवयंत्र। द्रोणी आकृति या द्रोणी आकृति, या फिर उसको द्रोणी रूप खलवयंत्र भी बोलते हैं बहुत लोग। तो वो सभी एक ही चीज है। तो वर्तुल खलवयंत्र, द्रोणी आकृति खलवयंत्र सिर्फ नाम है अलग रेफरेंस के अनुसार। तो बेसिकली ये होता कैसा है, फोटो में देख लीजिए। राइट साइड में जो है वो हमारी लैब का जो खलवय यंत्र है उसी का फोटो निकाला हुआ है। ये दिखने में शायद फोटोग्राफ में इसका डायमेंशन का आइडिया आए या नहीं, लेकिन ये वजन में बहुत भारी है। साइज में भी ये है इस तरह से 24 अंगुल जैसा लिखा है वैसा, लेकिन वजन जो है वो 10 किलो से ज्यादा, 20 किलो से ज्यादा, काफी ज्यादा वजन है इसका। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो एक बार उसको यूज करेंगे तो पता चलेगा। लेफ्ट साइड में इसकी साइज बताई गई है। जो एक छोर से दूसरे छोर की जो लंबाई है वो है 24 अंगुल। इसकी जो हाइट है जमीन से लेके ऊपर तक की वो है 16 अंगुल। इसकी जो विड्थ है वो है 9 अंगुल, 9 अंगुल। तो इस रेशियो में या अलग अलग रेशियो में भी हम खलवयंत्र बनाते हैं। बाद में कुछ है इसकी सारी डिटेल्स, तो भी आज तो उतना समय नहीं है, तो ये सभी जो डिटेल्स है तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन वर्तुलाकार खलवयंत्र का फोटो देख लीजिए आप आज। ये जो है वर्तुलाकार खलवय यंत्र, ये सर्कुलर है ना। तो ये जो है गोल होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं वर्तुलाकार खलवय यंत्र। और ये जो है अर्धचंद्राकार खलवय यंत्र। लेकिन आप देखिए, इन दोनों का ही जो अंदर का जो भाग है, जो गहराई है, वो बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, बहुत डीप नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ पे कूटने का काम, कुट्टन कर्म नहीं करना है। हमें यहाँ पे पीसने का काम करना है, पेषण कर्म करना है। तो इसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती। और यहाँ पे जो है हमें इसके गोल घुमा के, या एक छोर, जो वर्तुलाकार है तो गोल गोल घुमा के, या अगर अर्धचंद्राकार है तो एक छोर से दूसरे छोर की तरफ घुमा के यहाँ पे हमें पेषण कर्म या ग्राइंडिंग करना रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में मंडे को जब भी हमारा क्लास होगा तब हम इसके वीडियोस देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज कैसे होता है। तो आज इतना रखते हैं। खल्व यंत्र का सिर्फ हमने परिचय देखा, अर्धचंद्राकार और वर्तुलाकार और तब तक खल्व यंत्र, तीनों की जो है डिटेल्स जो है हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक खल्व यंत्र बेसिकली यही होता है, अर्धचंद्राकार जो होता है वही होता है, बस उसमें नीचे अग्नि दी जाती है, उतना ही फर्क है। तो अर्धचंद्राकार और वर्तुलाकार खल्व यंत्र का आप इतना इंट्रोडक्शन रखिए, और बाकी जो है अटेंडेंस आप दे दीजिए चैट में। और क्षार के बारे में जो कुछ भी पूछना है तो आप कलेक्शन के समय या कभी भी पूछ सकते हैं उसके बारे में। अभी सभी स्टूडेंट्स लीव नहीं कर रहे हैं तो एक अनाउंसमेंट भी करता हूँ। अभी जो है एक कंपटीशन चल रहा है, कुछ तो इंटरनेशनल लेवल का है, पोस्टर प्रेजेंटेशन कंपटीशन ऑनलाइन है। तो उसमें मैं चाहता हूँ आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। वैसे मेरे पास उसका ब्रोशर नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर भार्गव मेहता, हमारे कौमार वृत्तियों के थर्ड ईयर के जो लेक्चरर है, उनका कांटेक्ट करिएगा अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इस तरह की कंपटीशन में भाग लेने के लिए। पोस्टर प्रेजेंटेशन कंपटीशन ऑनलाइन है उसके अंदर। तो आप डॉक्टर भार्गव मेहता का कांटेक्ट करिए और वो आपको गाइडेंस करेंगे, लेकिन लेट मत करिए। अगर करना है, सचमुच में इंटरेस्ट है, तो आज ही कांटेक्ट करिए, क्योंकि इसकी जो कंपटीशन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और दूसरा भी, हाँ दूसरा भी एक अनाउंसमेंट है कि वो जो रसशास्त्र का ग्रुप बनाया है ना दूसरा,
एग्जाम जो रिपीटर्स है उनके लिए। तो आपकी बैच में से उसमें ज्वाइन मत करिए, है ना, वो आपके लिए नहीं है, वो आपकी सीनियर बैच के लिए है। और अभी जिसने भी अटेंडेंस लिख दी है वो लीव कर सकते हैं।